बाइनॉमियल एक्सपेंशन, बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम पर देखिए पहले भी 2 वीडियोस हैं आपके पास, तो उसके प्लेलिस्ट में जाकर के उसके सारे कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसके बाद आप इस तीसरे पार्ट को टच करिएगा। ये मतलब ये एक सुझाव है उस कि मतलब उस बात पर सुझाव है कि आप पहले से अगर कंसेप्ट जानते हैं तब तो आप ये डायरेक्ट समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो आप वहां से जाकर के देखेंगे और इसके बाद इसे देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगी। और ये पार्ट मैं इसलिए भी बनाने के लिए रेडी हो गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप इस पर कुछ और भी क्वेश्चंस कराइए। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और इसमें काफी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो आइए मिलके इसे करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये जो है कि इफ द कोफिशिएंट, मतलब इसमें थोड़ा शार्ट में मैंने लिखा है ना, इफ द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट वर्ड है, कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म लिखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 4 are equal, then find value of alpha. अल्फा की वैल्यू निकालिए। अगर आपके पास ये एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन है और ये एक बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, इन दोनों बाइनॉमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म्स हैं उन मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वल हैं, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए इसका ये जो 1 प्लस अल्फा एक्स टू द पावर 4 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5। तो आप सोचिए ऐसे केस में मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी ये एक छोटा सा एक्सपेंशन है। इस वजह से आपने आसानी से पा लिया कि थर्ड टर्म विल बी मिडिल टर्म। और थर्ड टर्म को जनरल फॉर्म में लिखा कैसे जाता है? 2 + 1, यानी आप TR + 1 = NCR A to the power R B to the A to the power N minus R B to the power R, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो जनरल टर्म को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस तरीके से इसे लिख दिया गया। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में ये क्या बनेगा? अब वही अभी आपने देखा ना, NCR A to the power N minus R B to the power R, तो N के जगह पर 4 है, 4C, R के जगह पर 2 है, वो लिया आपने। और A का मतलब यहां पर 1 है, तो 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई रिमेन सेम। B to the power, B यहां पर अल्फा एक्स है, तो अल्फा एक्स टू द पावर आर इट मीन्स 2। कहने का मतलब 4C2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इतना आपको कोफिशिएंट मिल गया, ये इतना कोफिशिएंट मिल गया। इसके एक्सपेंशन का जो मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मिल गया। अब आप जरा इसके मिडिल टर्म की बात करिए, तो इसमें क्या है? 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6। अब इसका आप अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालें तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? पता चला नंबर ऑफ टर्म्स आर 7 टू द पावर 6 है, 4 है, 7। हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। इसके एक्सपेंशन में 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 6, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें 7 टर्म्स मिलेंगे और 7 टर्म्स में ये जो फोर्थ टर्म है ये मिडिल टर्म मिलेगा। ये नॉर्मल तरीके से डिडक्ट किया जा सकता है, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं। अदरवाइज मिडिल टर्म को कैसे निकालते हैं उस पर जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे अच्छी तरह से, है ना। ये नॉर्मल है इसलिए डिडक्ट हो जा रहा है। तो फोर्थ टर्म आइए हम निकालते हैं इसका। तो T4 इट कैन बी रिटन एज T3 + 1। अब T3 + 1 अगेन इट कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस वे, दैट इज NC एंड लाइक दिस। तो N की वैल्यू 6 है, 6
सी आर की वैल्यू 3 है और ए इज 1 एंड बी इज माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 3, यानी आपको ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो माइनस, ये माइनस का पावर ऑड है तो माइनस हमने बाहर ले लिया और कोई बात नहीं, 6c3 अल्फा क्यूब एंड एक्स क्यूब। अब देखिए आपको ये इतना कोफिशिएंट मिल गया इसके एक्सपेंशन के मिडिल टर्म में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताइए अगर ये दोनों कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हों, तो ये दोनों कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। यानी आप लिख सकते हैं -6c3 अल्फा क्यूब इट इज इक्वल टू 4c2 अल्फा स्क्वायर। -6c3 ये कैसे लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3। अच्छा, इसे मैंने कैसे लिख दिया, एक्चुअली NCR की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसके बेस पर। अच्छा, अब ये है अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब में से ये अल्फा स्क्वायर इसके दो पावर को कैंसिल करेगा तो केवल अल्फा बचेगा। 4c2 को इसी पर फिर से ब्रेक कर लीजिए, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये इतना कर लिया आपने। और इसके बाद यहां पर माइनस ये 6, अच्छा इसे थोड़ा स्पेस निकाला जाए, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तो अब हमें इतनी जगह आराम से मिल सकती है, ये भी, हाँ ये भी हटाया जा सकता है। तो आइए, फैक्टोरियल 6 को आपने लिख लिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन, ये फैक्टोरियल 3 है, आपको इसे लिख लेना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और आगे 6 माइनस 3 ये तो फैक्टोरियल 3 होगा ही, और ये अल्फा रहा और यहां माइनस लगा हुआ है। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन, ये जो फैक्टोरियल 4 है इसे आपने लिख लिया 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2, ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को, 2 2 4 एंड 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 अल्फा, इट इज इक्वल टू 2 एंड दिस, तो 2 3 6, तो अल्फा इक्वल टू 6 अपॉन 10 माइनस, इट मीन्स 3 अपॉन 5 माइनस अल्फा, तो अल्फा की ये वैल्यू निकली। और आइए एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शो दैट coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is equal to the sum of coefficients of middle terms in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। अब इस क्वेश्चन में आप अगर गौर करें तो आपसे यही इतनी बात, मतलब मेन बात इसमें से सबसे पहले निकालिए। मेन बात क्या है, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म लिखा है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले मिडिल टर्म निकालिए। तो आप एक्सपेंशन किसका करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएंगे 2n प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 है क्या, इवन या ऑड, तो पता चला ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसमें कितने मिडिल टर्म्स मिलेंगे, एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। और ऐसे केस में मिडिल टर्म होता क्या है, तो वो मिडिल टर्म होता है t 2n अपॉन 2 प्लस 1, यही मिडिल टर्म होता है। अब ये तो नहीं सोच रहे हैं आपकी ये 2n कहां से आ गया और ये सारा कुछ, तो मिडिल टर्म इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि अगर आप पहली बारी वीडियो मेरी देखते हैं तो उसमें टोटल
केवल और केवल एक चीज एक्सप्लेन की गई है और वो है कंसेप्ट। और आप कंसेप्ट जब अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूं इसे कि ये कैसे निकाला गया। देखिए, जब आप यहां पर इवन पाते हैं, जो पावर है वो अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे एक्सपेंशन में वो ऑड होंगे, और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो ऐसे केस में एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। और जो एक मिडिल टर्म मिलता है वो क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1 प्लस एक्स और इसका पावर कोई इवन नंबर ले लीजिए 4, तो 4 या नहीं 4 ही रहने दीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 4 रहने दीजिए। तो इसमें कितने एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म बनेंगे। तो आप देखिए थर्ड टर्म जो है वो मिडिल टर्म पर पड़ रहा है ना, तो थर्ड टर्म, अब ये T3 थर्ड टर्म ये कहां से मिला, तो ये मिलता है T4/2 प्लस 1 करने से। 4 क्या है, यही इंडेक्स, यही पावर। तो इसी तरह से एकदम यही चीज अगर आप उठा करके यहां लगा दें तो आप कहेंगे T4 का मतलब देखिए यहां पर 2n है, तो 2n/2 प्लस 1, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको मिला n+1, यानी आपको मिडिल टर्म इस तरह से मिल जाता है। तो एक मिडिल टर्म जो मिला वो ये है। अब इस मिडिल टर्म की वैल्यू निकालिए Tn+1, तो ये क्या होगा, NCR a⁻n−r b⁻r। तो n आपका यहां पर 2n है, C r की वैल्यू n हो गई है, और 1 को 1 ही रहने देंगे, और x का पावर n बन जाएगा, और आपको ये एक मिडिल टर्म मिल गया। और एक्सपेंशन आपने इसका किया है, इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म मिला वो हमें 2NCn x⁻n मिला। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म्स यू विल गेट। तो दोनों मिडिल टर्म जरा निकाला जाए। आइए, तो हम क्या कह सकते हैं, 1 + x⁻2n, 1 + x⁻2n - 1। हाँ ठीक है, ये इतना। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, कितने टर्म होंगे, एक ज्यादा, एक बढ़ा के, यानी 2n - 1 + 1, इट मीन्स 2n, इतने टर्म्स होंगे। और जब इतने टर्म्स होंगे तो ऐसे केस में आप मिडिल टर्म 2 पाएंगे। तो मिडिल टर्म क्या मिलेगा आपको, मिडिल टर्म क्या मिलेगा, पहला मिडिल टर्म मिलेगा, पहला मिडिल टर्म वो होगा T। इसे कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा कंसेप्ट लेके चलना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1 + x⁻, कोई ऑड नंबर लीजिए, जैसे आप 3 ले लेते हैं, नहीं 3 तो बहुत छोटा हो गया, 5 ले लेते हैं। आइए 5 ले लेते हैं, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स इसके एक्सपेंशन में मिलेंगे। तो 1 2 3 ये, 1 2 3 ये। तो ये देखिए थर्ड और फोर्थ, यही दोनों टर्म्स ऐसे होंगे जो मिडिल टर्म होंगे। तो ये थर्ड टर्म यानी थर्ड टर्म T3 और T4 ये कैसे मिले आपको, n की वैल्यू ये इतनी दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज T5 + 1/2 एंड ये T3 ऐसे मिला, और ये कैसे मिला, T5 + 3/2 करके मिला। तो T4 यानी जो दोनों मिडिल टर्म मिलते हैं, इस 5 के जगह पर हमें यही इंडेक्स लेना होता है। तो 5 के जगह पर ये इंडेक्स लीजिए 2n - 1, तो पहला मिडिल टर्म आपको क्या मिलेगा, T5 के जगह पर 2n - 1, तो 2n - 1 + 1/2, एक मिडिल टर्म मिल गया। और दूसरा मिडिल टर्म, इसे 1 हटा देते हैं, सीधे लिख लेते हैं कॉमा लगा के, दूसरा मिडिल टर्म मिल जाएगा
2n-1 प्लस 3/2। तो ये दो मिडिल टर्म मिले और दोनों मिडिल टर्म क्या मिल रहे हैं आपको, ये इसे कैंसिल कर देगा और यहां पर tn मिलेगा, कॉमा यहां पर ये 2 बचेगा तो 3 - 1 is 2, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा तो n+1 मिल जाएगा। तो इस तरह से दो मिडिल टर्म मिल गए आपको। अब ये जो दोनों मिडिल टर्म हैं इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, यानी अब आप निकाल लीजिए tn की वैल्यू। tn कैसे निकलेगा, इसे जनरल फॉर्म में लिखिए, n-1 + 1 कर लीजिए। अब देखिए n की वैल्यू n-1 हो गई, यहाँ r की वैल्यू n की नहीं, r की वैल्यू, n की वैल्यू तो 2n-1 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू n-1 मिली। और हमारा जो बेसिक जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है वो NCR a⁻n - r/b⁻r। तो n आपको मिला 2n-1 c और r की जगह पर n-1 इंटू x⁻r, इट मीन्स n-1। तो एक मिडिल टर्म आपने ये निकाल लिया। दूसरा मिडिल टर्म निकालिए tn+1। तो इसमें r की वैल्यू तो n ही है, तो इसमें हो गया 2n-1 c n x⁻n। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो चलिए एक बार रीड किया जाए। अभी तो हम लोगों ने केवल इतनी बात किया कि इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म और इसके एक्सपेंशन का मिडिल टर्म, यानी हमने केवल मिडिल टर्म्स निकाले हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो मिडिल टर्म आया है उसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट वर्ड है, कोफिशिएंट, इसके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट तो ये रहा, ये देखिए ये रहा। और जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें दोनों जो मिडिल टर्म मिलेंगे उनके कोफिशिएंट, उन दोनों कोफिशिएंट की बात कर लीजिए। तो देखिए पहला वाला कोफिशिएंट आपको ये मिला, दूसरा वाला कोफिशिएंट आपको ये मिला। तो कहा जा रहा है कि शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टू। तो आपको प्रूव करना है कि 2n-cn विल बी इक्वल टू 2n-1 cn-1 प्लस 2n-1 cn। आपको यह प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आइए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने एक लाइन में कन्वर्ट कर लिया है। ये वो लाइन है जिसमें पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका ये जो RHS है वो उठा लेते हैं। RHS ये क्या है, 2n-1 cn-1 प्लस 2n-1 cn। ये क्या लिखा जा सकता है, NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। यही चीज एग्जैक्ट NCR की जो वैल्यू है यही अप्लाई करना है इसमें। आइए करते हैं। फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल r, इट मीन्स फैक्टोरियल n-1 इंटू n-r फैक्टोरियल 2n-1 माइनस r इज n-1, तो n-1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये है 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n। मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n-1, ठीक है, और ये क्या बना फैक्टोरियल n-1, और ये क्या बना 2n-n इज n प्लस 1 n-1 इज कैंसिल्ड, देन दिस 2n-1 अपॉन दिस इज n एंड दिस वन इज फैक्टोरियल में है, ये फैक्टोरियल n बन जाओ भैया, हाँ फैक्टोरियल n इंटू 2n-n दैट इज n-1। ठीक है, आप एक बात सोचिए, ये क्या है 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये है
आप अगर इन दोनों को गौर से देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, और यहां पर भी तो फैक्टोरियल है, और दोनों का न्यूमरेटर एक जैसा है, तो दोनों को एक ही बार में क्यों न लिख दिया जाए कुछ इस तरह से, 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1। अच्छा, अब अगर हम n से यहां मल्टीप्लाई कर लेते तो n से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती, तो अब n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाता, ये बन जाता है 2n इंटू फैक्टोरियल 2n-1, गौर से समझिएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये जो फैक्टोरियल n है इसे हमने बाहर रखा, और ये जो n है इसे हमने यहां पर रख दिया, फैक्टोरियल n को पहले रखा, इस n को बाद में रखा, और ये n-1 फैक्टोरियल ये कर लिया। और अब इसे अगर आप गौर से देखें तो 2n 2n-1 फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल 2n अपॉन दिस इज फैक्टोरियल n एंड दिस वन इज आल्सो फैक्टोरियल n। और इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल, अब ये वाले n को मैं चेंज करने जा रहा हूं, देखिए 2n माइनस n, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप इसे यही कह सकते हैं ना, दिस इज 2n-c-n, और आखिरकार आपको यही तो चाहिए था ना, तो इस तरह से ये LHS आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो दोनों मिडिल टर्म के कोफिशिएंट का सम है वो इसके इक्वल आ गया, इस तरह से ये प्रूव होता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग इफ p इज अ रियल नंबर and if middle term in the expansion of p by 2 plus 2 to the power 8 is 1120, then find p। यानी क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि अगर p कोई एक रियल नंबर है, p इज, क्वेश्चन यही है ना, हाँ, p इज एनी रियल नंबर, तो अगर ये रियल नंबर है तो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस मच। समझिए, समझना क्या है हमें, p अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर 8 ये है। कह रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन करिए, और इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म 1120 के इक्वल है। तो बताइए p कितना आएगा। तो एक बात समझिए, जब इसका एक्सपेंशन करना है तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सही है 9। जब 9 टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म कौन कितने होंगे, एक ही मिडिल टर्म होगा ना, एक ही मिडिल टर्म, तो वो जो मिडिल टर्म है वो कितना आएगा, तो मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू, मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू t 8/2 प्लस 1, दैट इज फिफ्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। और अब फिफ्थ टर्म जब आप निकाल रहे होंगे तो फिफ्थ टर्म को आप t4 प्लस 1 ही तो कहेंगे, आप tr प्लस 1 यही तो जनरल टर्म आप कहते हैं। तो जनरल टर्म के फॉर्म में ही आप हमेशा लिखते हुए चले आ रहे हैं अभी तक। तो ये और ये क्या होता है, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। तो n की वैल्यू यहां पर तो 8 है, c और r की जो वैल्यू है वो तो 4 है, और a की वैल्यू p अपॉन 2 है वो रखा, और उसका पावर n माइनस r यानी 8 माइनस 4 दैट इज 4 इंटू b टू द पावर r, b इज 2 एंड इट्स पावर इज 4। तो ये आपको मिडिल टर्म मिल गया। एंड द क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग दैट मिडिल टर्म इज 1120, इट मींस 8c4 p to the power 4 upon 2 to the power 4 into 2 to the power 4 is equal to 1120। समझिए बात को, and this will cancel to this। now you can say 8c4, इसे आप क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4 दैट इज 4 इंटू p to the power 4 is 1120।
नाउ सॉल्व दिस। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हैं, ओपन करिए तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस वाले को ब्रेक कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दिस इज फैक्टोरियल 4, p to the power 4 is 1120. This will cancel to this, 4 to the 8 will cancel to this, and 3 to the 6, 5 to the 10 and 70. 70 p to the power 4 is 1120. तो p to the power 4 कितना हो जाएगा, 112 अपॉन 7, तो 7 1 4 42 6, तो ये p का 4 पावर बना, यानी आप कह सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इट इज इक्वल टू दिस। अब आप इसे कह सकते हैं p स्क्वायर प्लस 4 इंटू p स्क्वायर माइनस 4, और ये मैथ तो आपको आती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। तो अगर आपने p स्क्वायर प्लस 4 को 0 ले लिया तो डेफिनेटली p की वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी, एंड आप यहां लिखिए नेगेटिव वैल्यू आपको इसलिए नहीं चाहिए आपको नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है p इज रियल, तो ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल नंबर है, तो रियल है, तो इस वजह से आप यहां कह सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। इसको सिंपली यही लिख करके यहां पर ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन p स्क्वायर माइनस 4 विल बी कंसीडर्ड, दैट इज इसे आप कह सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स p प्लस 2 एंड p माइनस 2। अब बात सारी आप समझ गए हैं, p इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, आप जानते हैं, तो इस तरह से p की वैल्यू आपको मिल जाती है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग दैट फाइंड द टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंड जब करेंगे तो उसमें कहीं ना तो कहीं x का पावर 10 आएगा पहले टर्म में, दूसरे टर्म पहले भी नहीं आएगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मतलब कहीं ना तो कहीं आएगा, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें किसी एक में आएगा। तो अगर किसी एक में आएगा तो वो कौन सा टर्म है जिसमें x का 10 पावर आएगा जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा, तो है ना। तो मान लीजिए इसके लिए आप सपोज करिए लेट जनरल टर्म विल कंटेन x to the power 10। हाँ, बस इतना ही लिखिए, चलिए आगे छोड़ दीजिए। लेट जनरल टर्म विल कंटेन x to the power 10। तो अगर जनरल टर्म में x का पावर 10 आएगा तो जनरल टर्म को हम लिखते कैसे हैं, जनरल टर्म को tr+1। अब वो कौन सा टर्म है हमें ये पता नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया कि जनरल टर्म में x का 10 पावर आएगा। याद रखिएगा x का 10 पावर आएगा, तो x का जो कुछ भी पावर होगा वो 10 ही होगा, है ना। इस बात को याद रखिएगा कि x का जो कुछ भी पावर होगा वो 10 ही होगा। तो इसी पर अभी आगे बात बनेगी। तो r+1 इसकी वैल्यू NCR a to the power n माइनस r इंटू b, हमारा यहां पर नेगेटिव है, माइनस b to the power r, -1 to the power r आप पहले ले लीजिए या यहां पर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही आएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 11 है, CR a की वैल्यू 2x² है, और n माइनस r n 11 है, 2x², x² तो अंदर रहेगा ना, दिस इज 11 माइनस r, और फिर b है -3/x टू द पावर r। इसे जरा सॉल्व करिए, 11CR 2 to the power
11 माइनस आर एक्स टू द पावर 22 माइनस 2r इंटू माइनस 3 टू द पावर r एंड x टू द पावर r माइनस में, ये इतना बनेगा, है ना। तो ये जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR प्लस 1 विल बी इक्वल टू 11CR इन 2 टू द पावर 11 माइनस r एंड 3 टू द पावर, इनको पहले ही लिख लेते हैं, 2 टू द पावर 11 माइनस r इंटू माइनस 3 टू द पावर r, इसे हम पहले ही लिख लिए दोनों को। अब ये और ये दोनों x के ही पावर हैं, तो 22 माइनस 2r माइनस r यानी माइनस 3r, तो ये हो जाएगा इंटू x टू द पावर 22 माइनस 3r, ये इतना हो जाएगा टोटल बन के। अब देखिए हमने आपने क्या मान रखा है कि जो हमारा जनरल टर्म है उसमें x का पावर 10 आएगा। जो जनरल टर्म है, दिस जनरल टर्म विल कंटेन x टू द पावर 10, इसमें x का पावर 10 आएगा। तो देखिए इस पूरे में x का पावर तो यही है ना, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है 22 माइनस 3r, ये 10 होना चाहिए। हमारे एजम्पशन के हिसाब से ये इतना हिस्सा 10 होना चाहिए। इट मीन्स 22 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 10। तो इस 3r को अगर आप उस तरफ भेज दें तो 22 माइनस 10 आप कह सकते हैं, 12 इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 4। अब r इक्वल टू 4 अगर आप इस पूरे में रख देते हैं तो आप पाएंगे कि t r प्लस 1, r दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज फिफ्थ टर्म विल कंटेन x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ द सेम, है ना। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में आगे। बाइनोमियल का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है x to the power p occurs in the expansion of this, then prove that its coefficient, ये coefficient लिखा, coefficient is this much। बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अच्छी तरह से समझिए। कह रहा है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में कोई टर्म ऐसा पड़ेगा जिस टर्म में x का पावर p बनेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो कोई टर्म ऐसा है, तो कौन सा टर्म ऐसा है जिस टर्म में x का पावर p आएगा इसके एक्सपेंशन में। तो मान लीजिए वो जनरल टर्म है, और जनरल टर्म को आप क्या लिखते हैं, TR प्लस 1, यानी आपने कहा लेट TR प्लस 1 वनथ टर्म विल क्वालिफाई x to the power p in the expansion। बात समझिएगा, जब आप एक्सपेंशन कर रहे होंगे इस बाइनोमियल का, तो इसके बाइनोमियल के एक्सपेंशन में TR प्लस 1th टर्म में x टू द पावर p आएगा, ऐसा आपने मान लिया। तो वो जनरल टर्म जरा निकालिए, यानी TR प्लस 1th टर्म जब आप निकालेंगे तो क्या कहेंगे, देखिए 2n c r a टू द पावर n माइनस r, a की वैल्यू x स्क्वायर है, x स्क्वायर टू द पावर 2n माइनस r इंटू b टू द पावर r, b है 1/x टू द पावर r। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2n c r x टू द पावर 4n माइनस 2r इंटू x टू द पावर माइनस r, और ये माइनस r इसके साथ कनेक्ट होके माइनस 3r बनाएगा। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा। तो अब बात को समझिए, अब आपने TR प्लस 1 निकाल लिया, तो दिस टर्म इज हैविंग x टू द पावर दिस वन है 4n माइनस 3r। दिस 4n माइनस 3r इज इक्वल टू p। बात समझिए, क्योंकि आपने यहां पर कह रखा है कि x का पावर p,
कहां पड़ेगा? जनरल टर्म में। तो ये जनरल टर्म ही तो है भाई। तो जनरल टर्म में x का पावर p है ये, यानी आप कह रहे हैं कि 4n-3r इज इक्वल टू p। इट मीन्स 4n को आप यही रहने दें, p को इधर लेकर के आए तो क्या बनाएंगे आप? 4n-p/3 इक्वल टू r। r की वैल्यू इतनी मिल गई। अगर r की वैल्यू इतनी मिल गई तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x का पावर p अगर इसके एक्सपेंशन में हो तो आप प्रूव करिए कि इसका जो कोफिशिएंट है वो इतना होगा। तो कोफिशिएंट क्या है? 2ncr है। 2ncr है तो इसका जो कोफिशिएंट है वो जरा उठा लीजिए। क्या? 2ncr। r की वैल्यू क्या है? 4n-p/3। अच्छा, अब ncr की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता है? फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। यही अप्लाई कर दीजिए इसमें। 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4n-p/3 इंटू फैक्टोरियल 4, नहीं ये तो r है ना, तो 2n पहले लिखेंगे आपने। 2n-4n-p/3 ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट इट। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 4n-p/3 इंटू फैक्टोरियल, जरा यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो ये 6n हो जाएगा। 6n-4n यानी 2n माइनस ये जो है वो प्लस हो जाएगा p/3। जरा चेक करिए, यही आपको प्रूव करना था क्या कि इसका जो कोफिशिएंट है वो इतना होगा, यही है ना? तो इस तरह से आप ये प्रूव कर पाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सटेंशन में अगर आप x से इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कोई एक ऐसा टर्म बताइए इसके एक्सपेंशन में कि उस टर्म में x आए ही ना, इंडिपेंडेंट ऑफ x उसमें आए ही ना, कोई ऐसा टर्म बताइए। तो मान लीजिए जनरल टर्म, हमें नहीं पता ना इसमें कौन सा टर्म आएगा, तो मान लीजिए rth टर्म यानी जनरल टर्म जो है उसमें x का कोई पावर नहीं होगा। तो जनरल टर्म होता क्या है? t(r+1). ये क्या बनेगा? ncr, n की वैल्यू 10 है, 10cr a⁻n-r, इट मीन्स √x/√3, और इसको एक साथ लिखिए ना, √x/3 इंटू b⁻r, यानी √3/2x²। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं। आइए, 10cr ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x⁻10-r/2 अपॉन ये क्या बन जाएगा? 3⁻10-r/2, यानी 10-r⁻1/2। ये जो रूट है वो हटा करके 1/2 किया गया और उसी 1/2 को इसमें प्लेस कर दिया गया इन दोनों टर्म के लिए इंडिविजुअली। इसी तरह से यहां पर भी 3 ये r है और उसका 1/2 पावर, तो r/2 पावर, और यहां पर है 2 इंटू x² मीन्स x⁻2r। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 10cr और x⁻, ये बना 10-r/2, और इस x के पावर को ऊपर लेके जाइए तो -2r इतना बन जाएगा। और बाकी जो हिस्सा बचा है अपान में देखिए 2 है और इनटू में 3 ये r, इसको थोड़ा और इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि इसके लिए जगह मिल जाए। तो ये बन जाएगा 3 ये r/2 माइनस ये इतना हिस्सा 10-r/2, ये इतना। तो अब देखिए आपके पास
फाइनल टच कर दीजिए इसे, तो आप कहेंगे ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, और ये x का पावर क्या बनेगा, ये बनेगा 10 - 2r - 4r, यानी 10 - 5r/2, और यहां क्या बनेगा 3 टू द पावर, ये दोनों r/2 है, तो r - 10 + r यानी 2 और /2, ये इतना बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आपने कहा था जनरल टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इफ दिस जनरल टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी इसमें x नहीं हो, x होना ही नहीं चाहिए, तो इसके लिए x का जो पावर आया है वो पावर अगर 0 होता, अगर ये पूरा पावर 0 हो जाता तो x का पावर 0 यानी 1, यानी x गायब हो जाता, और क्वेश्चन यही कह रहा है कि x गायब होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो पावर है, ये पावर 0 होनी चाहिए, यानी आप यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 - 5r/2 it is equal to 0. It means 10 - 5r is equal to 0. It means r equal to 10/5, that is 2. तो जनरल टर्म इट मीन्स tr + 1, r की जगह क्या मिला 2, 2 + 1 दैट इज 3, t3, यानी थर्ड टर्म आपको ऐसा मिलेगा जो x से इंडिपेंडेंट होगा। और आइए अब एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान से, और ध्यान से का मतलब ये है कि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5, x to the power 5, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + 2x to the power 6 into 1 - x to the power 7, यानी दो चीजों का यहां पर प्रोडक्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या है 1 + 2x, और थोड़ा ये स्लो चलेगा ताकि बात एक एक समझ में अच्छी तरह से आए। जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसे एक्सपेंड करना है, पहले इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, बाद में इसे एक्सपेंशन करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा बनने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से। तो उस बड़े में से कुछ चीजें हमें निकालनी है, तो वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका क्या है NC0 का मतलब 6, C0, A क्या जो वैल्यू 1 है वो हमेशा गायब ही रहेगा, तो मतलब 1 है तो 1 से इंटू करने पर कोई असर नहीं होता, इसलिए मैंने बोल दिया गायब रहेगा, एंड प्लस 6C1 2x प्लस 6C2 2x स्क्वायर प्लस 6C3 2x क्यूब प्लस 6C4 2x to the power 4 प्लस 6C5 2x to the power 5 and plus 6C6 2x to the power 6। ये पहला वाला जो ब्रैकेट है उसका एक्सपेंशन हो गया दिस मच इनटू दूसरे वाले ब्रैकेट का एक्सटेंशन करते हैं ये, और ये प्लस माइनस में चलेगा, a माइनस बी टू द पावर n है तो ये प्लस माइनस में चलेगा, क्या होगा 7C0, a is again 1, though 1 will multiply to any term that will remain same, minus 7C1 x plus 7C2 x square minus 7C3 x cube plus 7C4 x to the power 4 minus 7C5 x to the power 5 plus 7C6 x to the power 6 minus 7C7 and x to the power 7। ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिए और समझिए बात को, और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसमें यही बन रहा है कि ये क्या खिचड़ी बन रही है क्या खिचड़ी बन रही है, तो खिचड़ी नहीं बन रही है, समझिएगा।
हमें क्या करना है, इन दोनों का एक्सपेंशन करिए और इसका प्रोडक्ट करिए, लेकिन केवल और केवल उन्हीं टर्म्स का सिलेक्शन करिए जिन टर्म्स में x का 5 पावर बने, 5 पावर बने, है। वी हैव टू सेलेक्ट ओनली दोज कोफिशिएंट विच आर हैविंग x टू द पावर 5। अब आप जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि अगर आप इसको अगर आप इस ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x का 5 पावर बने, हैं, तो आपको मिलेगा केवल यही एक ऐसा टर्म है जिसमें अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो x का 5 पावर बनेगा। ढूंढ के निकालना है, और ढूंढ के निकालने में जितना टाइम लग जाए वही टाइम इसमें कंज्यूम होना है, बाकी इसका पूरा सोल्यूशन देने लायक भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, वो आप ओरल कर डालोगे, ओरल करोगे आप, मैं आपको हिंट दे दूंगा। 6C0 विल मल्टीप्लाई टू माइनस टाइम 7C5 x टू द पावर 5 इसमें आएगा। तो हमें केवल कोफिशिएंट लेना है, x टू द पावर 5 नहीं लेना है। अच्छा, अब आप सोचिए, ये वाला टर्म इस पूरे में कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेगा इसके अलावा, तो x का 5 पावर नहीं आएगा ना, राइट। दूसरे की ओर चलते हैं, इसकी ओर। अब आप सोचिए, दिस विल मल्टीप्लाई, ये जो है इधर इतने दूर में, इतने दूर में, इतने दूर में, इसमें से किसको मल्टीप्लाई करे कि x का 5 पावर आए, तो पता चला इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 5 पावर बनेगा। इट मीन्स प्लस 6C1 इंटू 2 इंटू दिस वन 7C4। कोफिशिएंट लेना है, x टू द पावर 5 नहीं लेना है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट चूजिंग x टू द पावर 5। और ये जो है, ये बाकी किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा, आप बताइए x टू द पावर 5 आएगा? नहीं आएगा ना। तो आइए दूसरे का सिलेक्शन करते हैं। ये अब आप सोचिए, ये किसे, यहां पर x का 2 पावर है, तो डेफिनेटली इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 पावर बनेगा, यानी -6C2 और ये 2 का स्क्वायर है 4, दिस विल मल्टीप्लाई टू 7C3। और ये देखिए, माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। अच्छा, ये माइनस कुछ ऐसे है, ये माइनस है, ऐसे चल रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब आप सोचिए जरा, दिस विल मल्टीप्लाई टू विच वन इन दिस ब्रैकेट to make x to the power 5? Again you will say this is the term. So this term and this term will multiply to each other and you will get 6C3 into 8. इसमें 8 बनेगा ना 2 का पावर 3 होने की वजह से, and this will multiply to 7C2 यहां into का नोटेशन है। एंड अब ये वाला हिस्सा किसे मल्टीप्लाई करेगा इसी तरह से, माइनस दिस विल हैव x टू द पावर 4, तो 6C4 2 टू द पावर 4 दैट इज 16, और ये मल्टीप्लाई किसे करेगा, इसको 7C1 को, और इसके बाद ये किसे मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 6C5 इंटू 32 इंटू 7C0। ये वाला किसे मल्टीप्लाई करेगा ये वाला किसे मल्टीप्लाई करेगा, तो x का पावर 5 आएगा। अरे भाई, इसमें तो 6 पावर पहले से ही है, किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 5 पावर पाने के लिए तो ये किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा ये। तो अब देखिए, आपके पास ये कांस्टेंट टर्म्स आ गए, और आप जरा गौर करिए, अगर आप 6C0 इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 0 इज दिस, दैट इज 1। 7C5 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2
इसे कैलकुलेट करिए तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 2 इंटू 1 यानी ये 3, तो ये 21 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और इन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है, इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए बताने के लिए रेडी हुआ ना कि इसमें ये इतना हिस्सा था जो थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए था, तो वो हिस्सा मैंने शेयर किया। और इसके बाद ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, प्लस वालों को एक साथ ऐड करना, माइनस वालों को उसमें से माइनस कर देना, तो ये नॉर्मल चीज है, इसे आप कर सकते। तो यहां पर हम लोग ओवर करते हैं, और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं और फिर एक दूसरे से मुलाकात होती है।